नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट और उनकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में। कैजुअल वर्कर्स क्या हैं, कौन कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको क्या क्या सेफ्टी और सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक रिसेशन किस चीज़ को बोलते हैं और क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको टैकल करने के लिए। मार्केट डिमांड का कंसेप्ट क्या है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की कोई डिमांड मार्केट में किस तरह से इंक्रीज होती है, यानी उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं। देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनका क्या गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। अगर आप ये सब जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको ये सब सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे जो आपको मदद करेगा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को टैकल करने में एग्जाम में। देन द आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी मदद करेगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, मतलब कि जहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, कौन से टॉपिक से या सब टॉपिक से, और उस टॉपिक या कंसेप्ट को आपको कितना डेप्थ में कवर करना है जिससे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। देन बेसिक नॉलेज ऑफ कीवर्ड्स आपकी मदद करेगी फ्यूचर में अगर यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से जो भी क्वेश्चंस फ्रेम करती है उनको सोल्व करने में। एंड आप साथ के साथ अपने कंसेप्ट्स को क्लियर और रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर वन, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Number two, certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Number three, the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Which of the above statements is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, अच्छे से इसको समझें और खुद से सोल्व करने का प्रयास करें। देन यू कैन मूव टुवर्ड्स आंसर एंड एनालिसिस पार्ट। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज सी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट कि भाई जो आरबीआई का गवर्नर है उसको सेंटर अपॉइंट करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कि गवर्नर का, जो आरबीआई का गवर्नर है उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 से निकलती हैं, उसमें लिखी हुई हैं। वहाँ से उसको ये पता चलता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। देन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हैं कि जो आरबीआई है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि उसको एक पार्लियामेंट के एक्ट ने बनाया है। दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस नहीं मिलेंगे। इससे रिलेटेड सभी प्रोविजंस आरबीआई एक्ट 1934 में मिलेंगे। आरबीआई के बारे में लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी बात हो चुकी है, प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन आया था। यहाँ हम बात करते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के कुछ प्रोविजंस जो आरबीआई गवर्नर और सेंटर की डायरेक्शन से रिलेटेड हैं। आरबीआई एक्ट क्या करता है? आरबीआई को सेटअप करता है और उसकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में डिटेल से बात करता है। इस एक्ट के अंडर में सेंटर कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता है, किसको? आरबीआई को, पब्लिक इंटरेस्ट में, वो आरबीआई को माननी पड़ेगी। एंड जो सेंटर है उसका डिसीजन सुपरसीड करेगा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के किसी डिसीजन में। और अगर किसी मैटर में दोनों की कंट्रोवर्सी है देन जो गवर्नमेंट है, सेंटर है, उसका डिसीजन सुपीरियर होगा। आरबीआई का गवर्नर है उसको सेंटर अपॉइंट करता है। सेंटर में कौन? पीएम अपॉइंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद। इसकी रिकमेंडेशंस पे जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी है वो नेम सजेस्ट करती है, देन पीएम उनको फाइनली अपॉइंट करते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कि भाई जो भी गवर्नर अपॉइंट किया जाए उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
यूजुअली उनका टेन्योर भी फिक्स नहीं है, वो आमतौर पे 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, एंड इस टेन्योर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उनको रिमूव भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, कोई कंडीशंस ऐसे डिफाइंड नहीं है इस एक्ट में कि भाई किस बेसिस पे उनको रिमूव किया जाता है। मेन उनकी पावर और फंक्शंस जो हैं वो रिलेटेड हैं मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, बैंकिंग रेगुलेशंस की देखरेख करना, करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करना, मतलब जो भी बैंकिंग से रिलेटेड बिजनेस है, कार्रवाई है, उन सभी को देखरेख करना, उनको एग्जीक्यूट करना। Next is with reference to casual workers employed in India, consider the following statements. Number one, all casual workers are entitled for employees provident fund coverage. Number two, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. Number three, the government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Which of the above statement are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case correct answer is B. यानी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है कि भाई जो सभी कैजुअल वर्कर्स हैं उनको रेगुलर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट के लिए वो उस चीज़ के हकदार हैं। देन जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से ये स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई किसी भी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में जो पेमेंट है, जो तनख्वाह है, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही दी जाएगी। ये लेटेस्ट रिफॉर्म है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन है उसमें कैजुअल वर्कर्स भी आते हैं, लेकिन वी विल गो एज पर द यूपीएससी ऑफिशियल की, इन दैट इट इज़ ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जो भी इंडिविजुअल्स टेम्परेरी या फिर इरेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय किए जाते हैं। टेम्परेरी से मतलब ये है कि अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, सपोज आप अपना घर बनवा रहे हैं, उस टाइम पे आप लेबर हायर करोगे एंड घर बनते ही उनकी जॉब भी ख़त्म हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऐसा है, अगर फसल की कटाई है, आपने लेबर हायर की, उनको जॉब मिल गई, लेकिन वो टेम्परेरी है, जब तक काम रहेगा फसल कटेगी, फसल कटाई के बाद में उनकी जॉब भी ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी वर्क या फिर कैजुअल वर्कर्स जो इस फील्ड में एंगेज्ड रहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ की प्रोविजंस हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है, वो क्या करता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेटअप करता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या है? ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसको? एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट ईयर्स। इसको कौन मैनेज करता है? जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको मैनेज करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में काम करती है। देन इस जो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है इससे रिलेटेड कुछ की प्रोविजंस हैं, मतलब कि इसमें मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करना होता है दोनों को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। कितना करना होता है? वो सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी है और जो डियरनेस अलाउंस है उसका कुछ परसेंटेज डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फिलहाल ये परसेंटेज अराउंड 12% है। देन जो भी कंट्रीब्यूशंस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में किए जाते हैं उन कंट्रीब्यूशंस के ऊपर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये कंट्रीब्यूशंस पोर्टेबल है, यानी आपको जॉब चेंज करने की सिचुएशन आ जाती है तो आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के केस में इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। देन इन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी लगता है जो गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है। इनको आप प्री मैच्योरली भी विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, रेजिग्नेशन की सिचुएशन आ जाती है, इन दैट केस।
देन वन पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने एक जजमेंट में बोला है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंडर में, उसमें कैजुअल वर्कर्स भी इंक्लूडेड हैं। देन जो सेकंड एक्ट इससे रिलेटेड है, कैजुअल वर्कर्स से रिलेटेड, वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये सभी फैक्ट्रीज पे लागू होता है। फैक्ट्री का मतलब क्या है इसमें, कि कोई प्लेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है उसको फैक्ट्री बोलेंगे। उसमें इस एक्ट में दो कैटेगरी बनाई गई है, कि जहाँ पे एक कैटेगरी वो जहाँ पावर का यूज़ होता है वहाँ पे अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उसको फैक्ट्री बोला जाएगा। अगर पावर का यूज़ वहाँ पे नहीं हो रहा है और वहाँ 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उसको फैक्ट्री बोला जाएगा। देन इस एक्ट में जो भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जैसे भाई साफ़ सफाई होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वेंटिलेशन वगैरह ठीक होना चाहिए, टेम्परेचर कंडीशंस ठीक होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर में। देन ये वर्किंग आवर्स को भी रेगुलेट करता है, मतलब मैक्सिमम आप किसी वर्कर से एक वीक में 48 आवर्स का वर्क ले सकते हैं, जिसकी यूजुअली 9 आवर्स डेली की एवरेज बनती है। एंड देन देर इज़ प्रोविज़न फॉर डेली एंड वीकली रेस्ट ऑल्सो, आपको ओवर टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। देन देर आर सम यंग persons who are under 18 years, they cannot be employed in certain hazardous occupations. फाइनली देर इज़ वन मोर प्रोविज़न कि भाई आपको फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी अपॉइंटमेंट करने का प्रोविज़न है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि भाई फैक्ट्रीज इन रेगुलेशंस का, इन रूल्स का फॉलो कर रही हैं या नहीं, इनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं। वो कहीं भी जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं, उनके पास ये पावर रहेगी। देन देर इज़ पेमेंट वेजेस एक्ट 1936। इसमें क्या है कि भाई आपको टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी वेजेस हैं, तनख्वाह है, सैलरी है, उनकी टाइम पे पेमेंट करनी पड़ेगी, और आप अनऑथराइज्ड डिडक्शंस उसमें से नहीं कर सकते। 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि भाई आप जो भी पेमेंट है किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी इंडस्ट्री की, उसको ये बोल सकते हैं कि भाई आप पेमेंट को डिजिटल या फिर ऑनलाइन या कैशलेस वे में प्रोवाइड कीजिए, यानी डायरेक्ट बैंक में सबमिट कीजिए, जमा कीजिए। कुछ अदर प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, जो मिनिमम वेज रेट सभी वर्कर्स के लिए सेट करता है। देन देर इज़ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करने के लिए बोलता है और वर्कर्स के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ और वेलफेयर प्रोविजंस प्रोवाइड करने के लिए बोलता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है, वो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जो वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी के समय कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, जो भी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से। ए, कट इन टैक्स रेट्स accompanied बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, increase in expenditure on public projects, increase in tax rates accompanied by reduction in interest rate, reduction of expenditure on public projects. In this case correct answer is B, यानी इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन में आपको जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझने से पहले, इस ऑप्शन को ये समझने से पहले कि भाई ये क्यों ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक रिसेशन किस चीज़ को बोलते हैं।
इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब ये है कि भी किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ जाए। वो किस वजह से आता है उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आना। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस चीज़ को बोलते हैं? जो भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस सारी प्रोसेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या चीज़ देख के आप ये बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी आ गई? अगर जीडीपी घट रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट आ रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन है, ये सभी फैक्टर्स इस चीज़ को दर्शाते हैं कि आर्थिक मंदी आ चुकी है। देन क्या कारण है कि भाई ऐसा होता है, किस वजह से इकोनॉमिक रिसेशन होता है? जब एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी में डिक्लाइन करे, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, वो डिक्लाइन हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक्सटर्नल शॉक की सिचुएशन हो ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, नेचुरल डिजास्टर एट्सेट्रा, देन इनएडिक्वेट फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी की सिचुएशन हो, यानी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी जो भी हैं वो उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी वो होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है उस टाइम क्या किया जाना चाहिए? नंबर एक, आपको मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म की तरफ कदम उठाना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से आप जो सिस्टम है या मार्केट है उसमें लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर पाएंगे, जिससे बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी बोरो करेंगे, यानी जो मार्केट है उसमें मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिसेशन को टैकल करना है तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करो। इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट कैसे होगी? जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कब होगी? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कैसे आएगा? जब बैंक में पैसा रखने पे कम इंटरेस्ट रेट देंगे तो लोग प्रेफर करेंगे खुद पैसा रखने में, उसको यूज़ करने में, कहीं पे इन्वेस्ट करने में। सेकंड इज़ फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म। ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट करती है जिससे डिमांड सप्लाई बूस्ट की जा सके, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देना, टैक्स में छूट दे देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देना। ये सभी प्रोविजंस डिमांड सप्लाई को बूस्ट करेंगे। इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक कैन सपोर्ट फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे वही कैपिटल वगैरह इंजेक्ट कर सकते हैं, लोन वगैरह की गारंटी दे सकते हैं। आफ्टर दैट कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए जा सकते हैं जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जा सके और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बन सके कि भाई हाँ, इस जगह पे, इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है, यहाँ पे बेनिफिट होगा, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं। कुछ एग्जांपल इसके हैं, जैसे भाई डिरेगुलेशन करना, लेबर रिफॉर्म्स करना, स्किल डेवलपमेंट करना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। देन कुछ इंटरनेशनल हेल्प भी ली जा सकती है। जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस के, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल एडवाइस या फिर पॉलिसी एडवाइस ली जा सकती है। आफ्टर दैट देयर इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if number 1, price of its substitute increases, number 2, price of its complement increases, number 3, the good is an inferior good and the income of consumer increases, number 4, its price falls. Which of the above statements are correct? 1 and 4 only, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2 and 3.
इन दिस केस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, रेस्ट टू आर इनकरेक्ट। अब इनके बारे में बात करते हैं, ये क्यों इनकरेक्ट हैं और जो बाकी करेक्ट हैं वो क्यों करेक्ट है। मार्केट डिमांड किसी गुड की किस सिचुएशन में बढ़ती है, सिंपल सा ये पूछा गया है। अगर उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाए। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हैं, इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। तो आप ये जान पाएंगे कि भाई इसका प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसके अल्टरनेट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देन कम्प्लीमेंट के प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं, कम्प्लीमेंट गुड क्या है, ये अनदर क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, टर्म है। देन द गुड इज एन inferior क्वालिटी एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। ये आप कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर है, अगर आप खुद हो, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके पास अलग अलग सोर्सेज से आपके काम के ज़रिए बिजनेस के ज़रिए ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो आप क्यों प्रेफर करोगे इन्फीरियर क्वालिटी का गुड खरीदने के लिए। आप अच्छी क्वालिटी का गुड खरीदोगे क्योंकि आपके पास पैसा है। सो दिस मेक्स इट इनकरेक्ट। देन प्राइस अगर किसी गुड का कम होता तो नेचुरली है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। डिटेल से बात करते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं जो किसी प्रोडक्ट के एज एन अल्टरनेटिव यूज किए जा सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं, अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी जगह लोग टी पीना पसंद करेंगे, चाय को ख़रीदना पसंद करेंगे और चाय की मार्केट डिमांड उससे बढ़ जाएगी। या फिर अगर चाय के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉफ़ी के नहीं बढ़ रहे, तो लोग चाय से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। देन जो कॉफ़ी की मार्केट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है कि जो गुड उस प्रोडक्ट, जो भी गुड्स हैं वो साथ में कंज्यूम किए जाएं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, एक दूसरे के साथ उसको कम्प्लीमेंट्री हो, यानी एक दूसरे की पूर्ति करते हो। फॉर एग्जांपल, कार बिना पेट्रोल नहीं चल सकती, पेट्रोल डीजल मतलब फ्यूल जो भी आपकी कार में है, एलपीजी और सीएनजी वगैरह जो भी है, देन दे आर मतलब इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं। अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो जो कार का यूसेज है और कार की डिमांड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। देन अगर प्रिंटर हैं, प्रिंटर के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो लोग ज़्यादा प्रिंटर खरीदेंगे एंड देन इन दैट केस जो इंक की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। So this is how the complementary goods are related to the market demand of a good. Then अगर कोई गुड सुपीरियर क्वालिटी का है और कंज्यूमर्स की इनकम भी बढ़ रही है तो वो उसकी डिमांड बढ़ाएगा। देन अगर प्राइसेस ऑफ ए गुड आर डिक्लाइनिंग, इन दैट केस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। देन कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो जाए तो उसकी ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, यानी वो ज़्यादा उसके पास पैसा है तो वो ज़्यादा चीज़ें या फिर ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें खरीद सकता है। किसी गुड की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग बहुत अच्छी है, वो भी इस चीज़ पे इस चीज़ को इम्पैक्ट डालेगी कि भाई उसकी डिमांड कितनी होगी। आफ्टर दैट देर इज ए मतलब एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बार कि भाई लोगों को ये लगने लगे कि भाई हाँ किसी गुड की, मान लीजिए गेहूं है या फिर कॉफ़ी है, उसकी फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो आज ही प्रेजेंट में उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं जो उसकी ओवरऑल मार्केट डिमांड को बढ़ा देगा। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी होती हैं, कुछ गुड्स को फेवरेबल होती हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह किसी प्रोडक्ट पे दी जाती है तो उन गुड्स की मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। देन देर आर सम सीजनल फैक्टर्स ऑल्सो लाइक हॉलीडे, फेस्टिवल, करंट कल्चरल इवेंट्स। इस सिचुएशन में भी कुछ गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। देन देर आर विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, consider the following statements. They are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. They can issue equity shares and preference shares. They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949.
through an amendment in 1966. Which of the statements given above is correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case B is the correct answer. यानी सेकंड स्टेटमेंट कि भाई ये जो बैंक्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों इश्यू कर सकते हैं। देन इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में लाया गया था एक अमेंडमेंट करके, जो अमेंडमेंट 1966 में किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज दीज आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बोर्ड। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेटअप किए जाते हैं और जो ऑपरेट करते हैं किस बेसिस पे? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे in urban and semi-urban areas. These are regulated by the RBI under Banking Regulation Act 1949 और ये रजिस्टर होते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इनका मेन फंक्शन क्या है? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। कैसी बैंकिंग सर्विसेज? जैसे डिपॉजिट वगैरह, लोन वगैरह, इसको टू ए वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, जैसे भाई इंडिविजुअल्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सभी इसके कस्टमर बेस की कैटेगरी में आते हैं। इट कैन इशू बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि ये आप किसी भी इंडिविजुअल की या जो शेयर होल्डर है उसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी ओनरशिप को दिखाते हैं किसी भी कंपनी में। जिसके पास भी इक्विटी शेयर्स हैं उसके पास उस कंपनी में वोटिंग राइट्स और आ जाते हैं एंड देन उसको जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स है वो डिविडेंड्स की फॉर्म में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिसमें जो भी शेयर होल्डर है उसके पास वोटिंग राइट नहीं आएंगे लेकिन उसको डिविडेंड की फॉर्म में अपने इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स ज़रूर मिलेंगे। दैन जो भी एलिजिबल प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं दे कैन अप्लाई टू आरबीआई फॉर लाइसेंस to work as urban cooperative banks। सिमिलर बैंक्स के बारे में ऑलरेडी लेक्चर 20 क्वेश्चन नंबर 5 में भी बात हो चुकी है। यू कैन visit the link given in I button and watch। That is all from our side in this discussion. Thank you।